त्याग करना। विवरण: एथरस के बच्चों ने अपना सब कुछ दे दिया, और वह भी जो वे नहीं दे सकते थे, अपनी दुनिया से परे से आए रहस्यमय आगंतुकों को। वे ज्ञान, शक्ति और सत्य की तलाश में थे जो उनकी नश्वर पकड़ से छिपे थे। फिर भी, चाहे उन्होंने कितना भी समर्पण किया हो, वह कभी पर्याप्त नहीं था। उनकी कभी फलती फूलती दुनिया बंजर और बिखरी हुई रह गई, उनके बलिदान निगल लिए गए, और उनके पास निराशा और अधूरी लालसा के अलावा कुछ नहीं बचा। अस्थायी वादों के लिए स्थायी बलिदान। यह अभिशप्त विरासत अभी भी विद्यमान है तथा उन लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पोषित कर रही है जो अप्राप्य के क्षणिक स्वाद के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। प्रभाव: आप अपनी परछाई को सशक्त बनाने के लिए, उसकी अतृप्त भूख को शांत रखने के लिए, किसी भी स्टेट पॉइंट का स्थायी रूप से त्याग कर सकते हैं। परछाई हर भेद से तृप्त होती रहती है, लेकिन जो दिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। प्रकार: सक्रिय। शांत हो जाओ, कोई नहीं। डेमन ने कौशल विवरण पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से पाठ को पढ़ा। इस प्रणाली की आदत थी कि यह प्राचीन ज्ञान के रहस्यमय अंश, दुनिया के अस्तित्व की यांत्रिकी में बुने हुए एक विस्मृत समय के अंश छोड़ देती थी। यह विशिष्ट इतिहास उसके लिए कितना प्रासंगिक होगा, वह नहीं जानता था, लेकिन जानना हमेशा अज्ञानता से बेहतर होता है। आप कभी नहीं कह सकते कि यह कब उपयोगी हो जाएगा। फिर भी, किंवदंतियों से परे, जिस चीज़ ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह था उसका प्रभाव। काव्यात्मक, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिस्टम को पसंद था। जानबूझकर अस्पष्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह आत्मा और शरीर की मांग करता था, बिना ये बताए कि किसका। उसने उसे कभी सीधे तौर पर लोगों को निगलने के लिए नहीं कहा, बस इशारा किया। कम से कम उसे अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए किसी मूल्यांकनकर्ता की तलाश नहीं करनी पड़ी। हालांकि इस हुनर का काम बहुत आसान था, शायद भ्रामक रूप से। इसके पूरे निहितार्थ समझते ही डेमन को खुशी और चिड़चिड़ाहट दोनों का एहसास हुआ। संक्षेप में, बलिदान ने उसे अपने आंकड़ों का एक हिस्सा हमेशा के लिए त्यागने की अनुमति दी ताकि वह क्षणिक रूप से अपनी छाया को सशक्त बना सके और उसकी अंतहीन भूख को दबा सके। यह एक व्यापार था, एक विकल्प। नियंत्रण बनाए रखने के लिए खुद का एक हिस्सा त्यागना। उसने अपनी जीभ चटकाने की इच्छा को दबा लिया, खासकर जब लिलिथ एस्ट्रानोवा उसे देख रही थी। वह अब भी वही हल्की मुस्कान लिए हुए थी, उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई शोधकर्ता किसी प्रयोग को देख रहा हो। विवरण की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका परीक्षण था। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला, उसकी नज़रें उसके सबसे ऊंचे स्टेट मन की ओर चली गईं। मान 124/124। वह झिझका, होंठ काटते हुए। एक छोटा सा विराम, फिर आखिरकार विचार आया। छाया के लिए एक मन बलिदान। लगभग तुरंत ही उसने इसे महसूस किया। उसके भीतर एक छोटा सा मगर निर्विवाद बदलाव, उसके मन के भंडार का एक टुकड़ा गायब हो गया, मानो किसी चीज ने उसके अस्तित्व के एक छोटे से हिस्से को चबा लिया हो। बदले में उसकी नसों में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई, एक छाया ऊर्जा का धागा उसके शरीर में बुनने लगा। अपने सिस्टम स्क्रीन पर नजर डालते हुए उसने नतीजे देखे। उसकी कुल छाया ऊर्जा पूल में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसका मान एक अंक से स्थायी रूप से कम हो गया था। जो कुछ उसने खोया था उसे वापस पाने का एकमात्र तरीका अतिरिक्त विशेषता अंक प्राप्त करना था। ये सचमुच एक बलिदान है। डेमन ने इसके निहितार्थों पर विचार किया। अपनी परछाई को काबू में रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऊपरी तौर पर यह एक भयानक सौदा लग रहा था। फिर भी, जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही सकारात्मक पहलू नकारात्मक पहलुओं पर भारी पड़ने लगे। एक तो, अब उसे न चाहते हुए भी लोगों को खाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह मैना स्टोन, राक्षस या ऐसी कोई भी चीज खा सकता था जिससे उसे कच्चे आंकड़े मिलते थे और फिर उसकी बलि दे सकता था। पब फ्यूचर एड्स, ये राहत की बात थी। इस हुनर के साथ उसे अब अपनी परछाई पर नियंत्रण खोने की चिंता नहीं रहती थी। जब तक कि वह खुद इसकी इजाजत न दे। अपने सबसे मुश्किल पलों में भी वह अपनी भूख को आंकड़ों में बदलकर खुद के लिए समय खरीद सकता था। इससे भी बढ़कर इसका मतलब था कि अब वह अपने रेवेंस रूप को एक वैध युद्ध विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। अगर हालात बिगड़ते तो उसके पास एक आपातकालीन फेलसेफ था। जोखिम भरा, हाँ, लेकिन अब उसके पास लागत को संतुलित करने का एक तरीका था। तथापि, अभी एक आखिरी मुद्दा बाकी है। उन्होंने अपना सिस्टम पैनल खोला और परिचित डिस्प्ले को स्कैन किया। HP 50/50, मान 123/123, शक्ति 29, चपलता 17, गति 35, धीरज 10, कक्षा छाया 107, छाया भूख स्तर 3%, छाया स्तर 3, स्थिति छाया खिलाया जाता है। विशेषताएं: अम्ब्रा, कौशल 5x, पश्चातापरहित छाया बोध, जल उत्सव बलिदान। लॉक किया गया।
खोए हुए मैना पॉइंट ने उसे लगभग खून के आंसू रुला दिए, लेकिन उसने खुद को पीड़ा को दबाने के लिए मजबूर किया और निराशा को निगलते हुए वह अपने नए स्तर आवश्यकताओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ गया। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें बंद हो गईं, उसके ऊपर निराशा की हल्की सी भावना छा गई। ये सिस्टम किसी देवता का उपहार माना जाता था, लेकिन हर नई स्थिति के साथ यह एक अभिशाप सा लगने लगा, किसी देवता की बजाय किसी राक्षस का उपहार। वरना उसके स्तर अप की यह जरूरत क्यों होती? स्तर अप आवश्यकताएं, आत्माओं का उपभोग 0/7। उसे 7 लोगों को मारना था। उसकी नज़र ऊपर की ओर उठी और लिलिथ की जानबूझकर की गई निगाहों से टकरा गई। उसके मन में एक विचार कौंधा। पहले भी ये एक समस्या होती, लेकिन उसकी मदद से नहीं। वो शायद चाहती है कि मैं जितना हो सके उतना मजबूत बन जाऊं। उसकी मदद से ये आसान हो जाएगा। फिर भी जब उसने इसके निहितार्थों पर विचार किया तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। भविष्य की ज़रूरतें क्या होंगी? क्या व्यवस्था किसी दिन उससे पूरे शहर का कत्लेआम करने की मांग करेगी? और यदि ऐसा हुआ तो क्या वह ऐसा करेगा? वह कितनी दूर तक जाने को तैयार था? एक स्मृति उभरी, एक दूर से काले बालों वाले आदमी की छवि जो उसकी ओर पीट करके खड़ा था। उसके पिता। क्या अब उसके पिता उसे पहचान भी पाएंगे? क्या वह उसकी आंखों में देख सकेगा, ये जानते हुए कि वह किस तरह का व्यक्ति बन गया है? वह कितनी दूर गिरेगा? उसने धीमी, थकी हुई आह भरी। उसने पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया था, अपना गौरव, अपना सम्मान, अपनी नैतिकता, अपने सपने, अपने आदर्श, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। उसे और क्या त्याग करना होगा? थोड़ी सी खुशी के लिए वह और कितना कुछ दे देगा। वह ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा था, बस एक मौका, एक छोटा सा नाजुक मौका, किसी चीज को थामे रखने का, एक ऐसा भविष्य गढ़ने का जहां वह और उसकी बहन रह सकें। क्या वह इतना स्वार्थी था? क्या जीवित रहने की चाहत रखना इतना गलत था? फिर भी ऐसा महसूस होता था कि वह हमेशा दुनिया के खिलाफ था। काफी समय बाद पहली बार उसे रोने का मन हुआ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लिलिथ एस्ट्रानोवा देख रही थी और यह शर्मनाक होगा। तो इसके बजाय वह मुस्कुराया, एक तीखी, जानकार मुस्कुराहट। लगता है मुझे अपनी शक्ति के अगले चरण तक पहुंचने के लिए सिर्फ 7 बार खाना चाहिए। उसकी आवाज़ हल्की थी, लगभग मजाक में। तुम कितना अच्छा खाना बना सकती हो? लिलिथ भी मुस्कुराए, उसकी उंगलियां वाइन ग्लास के किनारे पर फिर रही थीं और आलीशान डाइनिंग हॉल की गूंज उन्हें घेरे हुए थी। दूसरे छात्रों की धीमी आवाज़ें उसे मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। उसकी कोमल मुस्कान उसकी ठंडी, गणनाशील हरी आंखों तक नहीं पहुंच पाए। जितने भी जरूरी हों, वह धीरे से बोली, उसकी आवाज़ जहर से सने रेशम की तरह थी। मैं तुम्हें दावत दूंगा। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? ज़ैंडर की धीमी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह लियोना की ओर थोड़ा झुका हुआ था, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसके जानवर जैसे कान हिल रहे थे, क्योंकि वह भोजन कक्ष में हो रही बातचीत को सुनने की कोशिश कर रही थी। डेमन कल से नजर नहीं आया था, और अब जब वह आखिरकार बाहर आया तो वह किसी और के साथ नहीं, बल्कि छात्र परिषद की अध्यक्ष लिलिथ एस्ट्रानोवा के साथ बैठा था। स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बेकाबू हो गई, खासकर जब लियोना ने तुरंत अनुमान लगाया कि डेमन दुष्ट जंगल में आग लगाने के कारण मुसीबत में पड़ सकता है। पहले तो ज़ैंडर ने उसकी जिज्ञासा को नज़रअंदाज कर दिया था और एक कुलीन शूरवीर की तरह सम्मान की रक्षा करने और उस तरह की बकवास करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने चुपके से सुनना शुरू किया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। किसने सोचा होगा कि उनका आत्मधर्मी, राजसी सहपाठी भी खबर पाने के लिए इतना बेताब होगा? उसने उसके लिए खाना बनाने के बारे में कुछ कहा था, लियोना ने धीरे से कहा। उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। ज़ैंडर ने पलकें झपकाईं। उसके लिए खाना बना रही हो? क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? इस समय क्या हो रहा है? वह इवेंजेलिन की ओर मुड़ा, जो वहां बैठी थी, दोनों हाथों को क्रॉस करके। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी, वह डेमन की दिशा में घूर रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने संदेह भरी आवाज में पूछा। लियोना ने गलत सुना होगा। इवेंजेलिन ने सिल्विया पर एक त्वरित नज़र डाली, जो पूरी तरह से विचारों में खोई हुई अपने कांटे से भोजन को इधर उधर धकेल रही थी। अपने होंठ काटते हुए वह गुस्से से बोली, मुझे अभी इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर उसे छात्र परिषद के अध्यक्ष से परेशानी हो गई तो क्या होगा? यह उसकी गलती है। हालांकि लियोना अपनी छुपकर सुनने की कोशिशों पर केंद्रित रही, भले ही पूरा डाइनिंग हॉल फुसफुसाहटों से गूंज रहा था और यह कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो। छात्र परिषद अध्यक्ष के साथ डेमन के अचानक फिर से प्रकट होने से प्रथम वर्ष के छात्र चिंतित हो गए और अटकलें तेज हो गईं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी मुसीबत में है, लियोना ने सिर झुकाते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा अब भी हमेशा की तरह उदास है।
ज़ैंडर ने व्यंग्य किया, तुम्हारा मतलब उसके एजलॉर्ड वाले भाव से है। लियोना ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा, जिससे वह सिहर उठा। क्या तुम उससे हार नहीं गए? ज़ैंडर ने मजाक उड़ाया। हम सब ने किया, और मैं जीत जाता। मुझे तो लगता है तुम बहुत ही ज्यादा हारने वाले हो। लियोना मुस्कुराए। हो सकता है तुम डेमन से भी ज्यादा हारने वाले हो। वह सिल्विया की ओर मुड़ी, क्या ये सही नहीं है? सिल्विया, जो अपनी ही दुनिया में थी, धीरे से पलकें झपकाईं, जब उसे एहसास हुआ कि लियोना उससे बात कर रही थी। हाँ, माफ करना, क्या तुमने कुछ कहा? इवेंजेलिन का चेहरा और भी ठंडा हो गया। हम बात कर रहे थे कि डेमन कितना ज्यादा हारने वाला इंसान है। सिल्विया एक पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। हाँ, वह है। अगर डेमन हार रहा होता तो वह कभी चुपचाप स्वीकार नहीं करता था, खासकर ज़ैंडर के खिलाफ। वह हमेशा कुछ न कुछ बेतुका करता था, चाहे वह पूरा गेम सेट पलटना हो या हार मानने से बचने के लिए कोई अजीबोगरीब बहाना बनाना हो। यहाँ तक कि एक साधारण ताश के खेल में भी उसने डेक गिरा दिया था और दावा किया था कि यह एक दुर्घटना थी। वह हारने पर बहुत दुखी रहता था, लेकिन उसे यह हमेशा मज़ेदार लगता था। उसे हार पर रूठते या मुंह बनाते देखना अजीब तरह से प्यारा लगता था। उसका एक बचकाना पक्ष, जिसका शायद उसे एहसास भी नहीं था, वह सामने आ जाता था। उसके होठों पर एक छोटी सी पतली मुस्कान आ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी वह भी गायब हो गया। जैसे ही उसकी नज़र लिलिथ एस्ट्रानोवा के साथ बैठे डेमन की ओर गई, उसके चेहरे के भाव धुंधले पड़ गए। पब फ्यूचर एड्स। मुझे आश्चर्य है कि अब वह किस मुसीबत में फंस गया है। क्या वह मुझे इसके बारे में बताएगा भी? उसने बगल में रखी किताब पर नज़र डाली। उसने आदतन उसे उठाया था और हमेशा की तरह डेमन के साथ बांटने का इरादा किया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं था कि वह अब उसके जैसी किसी के साथ रहना भी चाहेगा या नहीं। एक सुरक्षित राजकुमारी, शायद उसे वह परेशान करने वाली लगती थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो वह अक्सर अपनी नाराज़गी व्यक्त करता था। हालांकि ये सिर्फ उसके साथ नहीं था, ये उन सभी के साथ था। फिर भी वह अभी भी उनके आसपास घूमता रहता था। उसकी नज़रें उसकी हमेशा वाली सीट की ओर गईं, जो अब खाली थी। उसने अपने होंठ काट लिए। जबकि ज़ैंडर और लियोना अनजान बने रहे, इवांगेलिन ने देख लिया। हाँ, उसने देखा, वह अपनी दोस्त के चेहरे पर आए भाव को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी। उसने मेज के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली। बस, मैं उसे मार डालूंगा। इवेंजेलिन की घूरती निगाहें किसी की नज़रों से छिपी नहीं रहीं। डेमन उसकी तीखी और अविचलित गुस्से भरी निगाहों का भार अपने ऊपर महसूस कर सकता था। सिल्विया भी उसकी तरफ नज़रें चुराती रही, हालांकि उसकी नज़रों में क्रोध कम और अनिश्चितता ज़्यादा थी। उनकी समस्या क्या है? हालांकि वह इवांगेलिन की घूरती निगाहों से अधिक चिंतित था। क्या वह अभी भी मूल्यांकन को लेकर नाराज है? उसने आह भरी। उसे और भी बड़ी बातों की चिंता थी। आगे जो भी आएगा, वह उससे निपट लेगा। जब उसने सिल्विया को चाकू मारा था, तो उसने यह मानकर ऐसा किया था कि वह अंततः उसे माफ कर देगी। उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखा गया था, वह हमेशा द्वेष रखने वाली नहीं थी, और उसे उसकी ज़रूरत थी। उसके ज्ञान का विशाल भंडार अमूल्य था, इसलिए कम से कम लंबे समय तक उसकी कृपादृष्टि में बने रहना जरूरी था। हालांकि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया था। लिलिथ ने उस पर मुस्कुराया, उसकी हरी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। आपके दोस्त सचमुच दिलचस्प हैं। डेमन जवाब में ये कहने ही वाला था कि वे मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। एक ही बात को बार बार दोहराना अपरिपक्वतापूर्ण लगा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, मुझे लगता है कि वे हैं। लिलिथ की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई, हालांकि उसमें एक ज्ञानपूर्ण धार थी। हालांकि मैं चोरी छिपे सुनना पसंद नहीं करता। उसने अपनी उंगलियां धीरे से हिलाईं, जिससे एक जादू सा बुना गया, जिससे आसपास का शोर बंद हो गया और वे भोजन कक्ष के बाकी हिस्सों से अलग हो गए। फिर भी असंतुष्ट होकर वह उसके सामने वाली कुर्सी से उठी और उसके ठीक बगल में बैठ गई। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप क्या फालतू कर रहे हैं? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा झुक गई। कुछ नहीं, मुझे तो बस फुसफुसाहट परेशान करती है। अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। डेमन ने हल्की सी जलन के साथ सांस छोड़ी, लेकिन उसे दूर नहीं धकेला। ठीक है, तो फिर पहला कदम क्या होगा? एक चूक और हम मर जाएंगे। लिलिथ ने सिर हिलाया, उसका व्यवहार गंभीर हो गया। अभी के लिए आइए हम अपने महान शत्रु को, उन्हें कहें या किसी प्रकार के कोड का उपयोग करें। हम में भविष्यवाणी के प्रति कुछ प्रतिरोध है, लेकिन कौन जानता है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। डेमन ने अपने भोजन का एक छोटा सा निवाला धीरे से लिया और कांटा नीचे रखने से पहले उसे ध्यान से चबाया। हम सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करें? उसने कड़वी हंसी हंसी।
ऐसा नहीं लग रहा कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन इस रफ्तार से हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लिलिथ मुस्कुराया। तुम रो रहे हो? डैमन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। हम धन जुटाने से शुरुआत करते हैं, ऐसा साफ सुथरा धन जिसका पता न लगाया जा सके। हमें संचालन का एक आधार, ठोस शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति चाहिए। हमें रडा से दूर रहना होगा। इन चीज़ों को हासिल करने के बाद ही हम भर्ती शुरू कर सकते हैं। डैमन ने थोड़ा पीछे झुकते हुए आह भरी। यह मानकर चला जा रहा है कि हमें ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हमारे साथ जुड़ने के लिए आत्मघाती होंगे। लिलिथ की मुस्कान में एक ठंडी धार आ गई। हम करेंगे। उसने मेज पर हल्के से नाखूनों से थपथपाया। बिना दुश्मन बनाए दुनिया की चोटी पर नहीं पहुंचा जा सकता, और उनके पास बहुत ज्यादा दुश्मन हैं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। डैमन ने अपने बालों में हाथ फेरा। तो हम तो मरने ही वाले हैं। उसने सांस छोड़ते हुए छत की ओर देखते हुए सिर हिलाया। लेकिन चूंकि हम अभी मरे नहीं हैं, तो क्या उनके साथ शामिल होना बेहतर नहीं होगा? लिलिथ की अभिव्यक्ति बदल गई, वह उत्सुक हो गई। जरा सोचो, डैमन ने आगे कहा। हम इतनी बड़ी ताकत को बाहर से नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर हम उनसे मिल जाएं तो क्या होगा? उनके इतने करीब पहुंच जाएं कि उन्हें काम करना आ जाए। उन्हें अंदर से ही खत्म करना आसान होगा। लिलिथ ने रुककर उसके शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। उद्धरण चिन्ह ... ये वाकई बहुत अच्छा विचार है, वह धीरे से बोली। उसके होठों पर एक धीमी, सोची समझी मुस्कान आ गई। उनके साथ शामिल हो जाओ, है ना? मैं समझ गया। तो नतीजा यह है। एक उदास युवक बड़े नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था, उसकी गहरी आंखें लगभग उदासीन भाव से नामों को देख रही थीं। मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद उसकी नज़र उसके नाम पर पड़ी। डैमन ग्रे। वह रैंकिंग में सबसे ऊपर था, नंबर 1। अब ये निर्विवाद था। मिड सेमेस्टर मूल्यांकन में उसका दबदबा पूरी तरह से कायम था। उसकी जीत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। कोई ये दावा नहीं कर सकता था कि यह किस्मत थी। फिर भी, इसके बावजूद, डैमन मुस्कुराया नहीं। न कोई खुशी की लहर थी, न कोई संतुष्टि। बस उसके कंधों से एक शांत बोझ उतर गया था। उसने अकादमी में अपनी जगह पक्की कर ली थी। अब कोई परिवीक्षाधीन स्थिति नहीं। अब निष्कासन का कोई खतरा नहीं। उसने इस एक मौके के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपनी सीमाओं से परे जाकर खुद को आगे बढ़ाया था। लेकिन जिंदगी ऐसी ही अजीब थी, जब उसे लगा कि उसने एक बड़ी बाधा पार कर ली है, तो हजारों और बाधाएं सामने आ खड़ी हुईं। उसने बाकी रैंकिंग्स पर नज़र डाली। उसके अलावा, कुल मिलाकर रैंकिंग में ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। शीर्ष पर उसके लिए जगह बनाने के लिए शीर्ष छात्र बस एक रैंक नीचे खिसक गए थे। उसके और बाकियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। डैमन ने आह भरी, खुद को बोर्ड से दूर खींचा और वापस हलचल भरे गलियारे की बड़बड़ाहट में ध्यान केंद्रित किया। वह राक्षस अब नंबर 1 है। मैंने सुना है कि जिस जंगल को उसने जला दिया था, वहाँ के पेड़ अब फिर से उगाए हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने प्रोफेसर केल को प्रधानाध्यापक से डांट लगवा दी थी। अब तो प्रोफेसर भी उसे नहीं रोक सकते। किसी को तो शीर्ष स्थान के लिए उसे चुनौती देनी चाहिए। क्या तुम पागल हो? मैं मरना नहीं चाहता। फुसफुसाहटें उसे घेरे रहीं, लेकिन डैमन ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली। अकादमी में आए हुए उसे 1.5 महीना बीत चुका था। शुरुआत में उसे लगातार असफलताएं झेलनी पड़ी थीं। छात्रों और शिक्षकों दोनों ने ही उसका तिरस्कार किया और उसे नीचा दिखाया। लेकिन अब 6 कठिन हफ्तों के बाद वह नंबर 1 था, और डर का पात्र भी। उसने उन लोगों को कुचल दिया था जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। उसने मार्कस को मार डाला था, उस घमंडी मूर्ख को जिसने शुरुआत में उसे फंसाया था। उसने अपने प्रोफेसरों को अपने परिणामों से चुप करा दिया था। डैमन ने उस समय एक फैसला किया था, डरना नहीं, झुकना नहीं। उसने अपने ऊपर थोपी गई शिकायतों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, भले ही इसके लिए उसके हाथों खून ही क्यों न हो। लेकिन उसकी तात्कालिक समस्याएं गायब नहीं हुई थीं, बल्कि वे और बढ़ गई थीं। उसे पैसों की ज़रूरत थी, उसे ताकत की ज़रूरत थी, और सबसे बढ़कर उसे अपनी परछाई को पोषण देने के लिए आत्मा और शरीर की ज़रूरत थी। क्योंकि लिलिथ एस्ट्रानोवा उसके लिए जो भी पागलपन भरी योजना बना रही थी, उसे उससे बचना था। जैसे ही वह मुड़ा, रैंकिंग के आसपास जमा हुए प्रथम वर्ष के छात्र तेजी से तितर-बितर हो गए और भयभीत सन्नाटे में रास्ता बना लिया। किसी की भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं हुई, मानो वे सब सांस रोके किसी राक्षस के गुजरने का इंतजार कर रहे हों। और यह अपने आप में एक समस्या थी, क्योंकि डैमन एक धोखेबाज था। हाँ, उसने मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन में बाजी मार ली थी। हाँ, उसने शीर्ष छात्रों को पछाड़ दिया था। लेकिन ये सब उसकी परछाई की भूख की वजह से था। वह शक्ति वृद्धि ही निर्णायक कारक थी। इसके बिना वह अभी भी कमज़ोर था।
हाल ही में हुई तरक्की के बावजूद वह अब भी केवल लेवल 3 पर था। जैसे ही उनमें से कोई मेरी वास्तविक ताकत के करीब पहुंचेगा, ये सारा डर क्रोध में बदल जाएगा। इसका मतलब था कि अब से डेमन को सर्वोच्च शिकारी की भूमिका निभानी होगी। किसी को भी, बिल्कुल किसी को भी उसकी शक्ति पर सवाल उठाने की इजाज़त नहीं थी। न छात्रों को, न प्रोफेसरों को, यहाँ तक कि अकादमी को भी नहीं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अगर उसकी रक्षा करने वाले डर में ज़रा भी दरार पड़ी तो उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए मजबूर किया जाएगा और वह गंभीर उत्पीड़न का शिकार होगा। पब फ्यूचर एड्स। इसलिए वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता रहा, उसकी सामान्य उदास अभिव्यक्ति कभी नहीं डगमगाई। मुझे एक विराम दें, मानो हालात इतने बुरे ही न हों कि उसने अफवाहें सुनी थीं कि जिन छात्रों को उसने मारा था उनके माता पिता जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के जरिए अपडेट रहें। इसका मतलब था कि अब उनकी योजना को अमल में लाने का समय आ गया था। चीज़ें कई तरह से गलत हो सकती थीं। कोई भी योजना पूरी तरह से पक्की नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बाहर निकलते ही शाम के सूरज की सुनहरी रोशनी ने उसे नहला दिया। पिछली बार जब वह रैंकिंग के सामने खड़ा था तो वह आक्रोश, निराशा और खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। अब शीर्ष पर होने के बावजूद उसे और भी बुरा लग रहा था। डेमन ने धीरे से अपना सिर उठाया और क्षितिज की ओर देखने लगा। पेड़ों और जंगल के आगे दुष्ट जंगल था, एक शापित, खतरनाक क्षेत्र जिसका एक हिस्सा उसने आग लगा दी थी। और फिर भी दूर दूर तक राख का कोई बादल नहीं था। विनाश के कोई निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि जाकर निरीक्षण करूं, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। अकादमी को और अधिक भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं है, विशेषकर केल के गिरने के बाद। वह पक्के रास्ते पर चल पड़ा। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और अकादमी के मैदान पर उसकी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। उसका मन उस सुबह लिलिथ एस्ट्रानोवा से हुई बातचीत में डूबा हुआ था। उसने मंदिर में घुसपैठ करने, उन्हें मिलाने और उन्हें अंदर से तोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इस विचार को खारिज कर दिया था। वह खुद भी इस पर विचार कर चुकी थी। फिर भी वे कम से कम अभी के लिए इसी रास्ते पर चलने के लिए सहमत हो गए थे। इतनी सारी परेशानी, और किस लिए? उसने धीरे से कहा। जैसे ही वह अकादमी के गेट के पास पहुंचा, उसने एक पेड़ के पास एक गोरी लड़की को खड़ा देखा। उसकी सुनहरी आंखें सूरज की चमक से चमक रही थीं। वह उसे बेरुखी से घूर रही थी। उसके चेहरे के भाव अस्पष्ट थे, फिर भी संयमित भावनाओं से भरे हुए थे। वह उसे तुरंत पहचान गया। इवांगेलिन, उसने सिर झुकाते हुए पुकारा। तुम इतनी नाराज क्यों हो गई? वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, उसकी हरकतें नियंत्रित और सोची समझी थीं। वह मुस्कुराया, तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था। मुझे यह मत बताइए कि आप नंबर 2 होने से नाराज हैं। मेरे जैसे व्यक्ति से इस स्तर की तुच्छता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आपसे कभी नहीं, मैडम जस्टिस। इवांगेलिन उसके ठीक सामने रुक गई, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दरार, एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा गया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। दर्द का एहसास होते ही उसकी रीढ़ में एक तेज ठंडक दौड़ गई। उसने प्रकाश जादू का प्रयोग नहीं किया था। कोई चमक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, उसकी छाया धारणा ने कुछ भी नहीं पकड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने उसे पकड़ लिया, आगे की ओर खींचा और उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। उसका शरीर झटका खा गया और फिर धम्मक चेहरे पर एक और मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। आउच! डेमन कराह उठा, उसकी पीठ जमीन से टकरा रही थी। उसे अभी गुस्सा भी नहीं आया था, बस हैरानी थी। उसको ये शारीरिक ताकत कब से मिल गई? उसने खुद को उठाने के लिए संघर्ष किया, तभी उसे इवांगेलिन की पैनी निगाहों का सामना करना पड़ा। दर्द के बावजूद वह मुस्कुराया, उसकी आंख पर चोट के निशान पड़ने लगे थे। अरे, यह एक निष्पक्ष मूल्यांकन था। क्या आप यहाँ कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं? उसने अपने होंठ काट लिए, उसका शरीर हताशा से कांप रहा था। मुझे इसकी परवाह नहीं है, कमीने। डेमन ने पलकें झपकाईं और अपने दुखते जबड़े को रगड़ने लगा। वह भागने की कगार पर था, इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था। हाँ, तो फिर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसने अपने दांत पीस लिए। तुमने तो चकमा भी नहीं दिया, उसने आंखें सिकुड़ते हुए आरोप लगाया। तो तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? अच्छा है, कम से कम तुम्हारा ज़मीर तो अभी भी बचा है। डेमन अपने बढ़ते क्रोध को दबाते हुए चुप रहा। नहीं, मैं इतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं दे सका। इवांगेलिन आगे बढ़ी और उसके ऊपर चढ़ गई। सुनो, कमीने, तुमने सिल्विया को चोट पहुंचाई। डेमन ने नाराज होकर अपनी भौहें उठाईं। सिल्विया? तो फिर तुम ही मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कुतिया, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो?
उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए, फिर अचानक उस पर सवार होकर अपने वजन से उसे नीचे दबा लिया। उसने अपने शरीर पर उसके शरीर का दबाव महसूस किया, उसके गुस्से की तपिश लगभग महसूस की जा सकती थी। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच दूर चला गया, उसकी सुनहरी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम माफ़ी मांगोगे, उसने धीमी और खतरनाक आवाज़ में कहा, और जब तक वह अपनी सामान्य अवस्था में वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए यहाँ रहूंगा। डैमन को उसके कोमल शरीर का दबाव महसूस हो रहा था, हालांकि उसका मन उस दर्द में अधिक व्यस्त था। ठीक है, ज़रूर, तुम जीत गए, उसने आह भरी। क्या अब तुम मुझसे दूर जा सकते हो? लिलिथ अकादमी के गेट पर खड़ी थी, दोनों हाथों को क्रॉस किए, डैमन के आने का इंतजार कर रही थी, जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। शाम की ठंडी हवा उसकी वर्दी के किनारों पर सरसराहट कर रही थी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे मत बताओ कि वह नहीं आ रहा है। क्या मुझे उसे और ब्लैकमेल करना होगा? उसके पास पहले से ही कई तरीके थे कि ऐसा कैसे किया जाए। हालांकि उसे शक था कि बात उस मुकाम तक पहुंचेगी। वह इतना मूर्ख नहीं था कि उसके प्रस्ताव को ठुकरा दे, खासकर तब जब वह उसकी परछाई को खिलाने और उसे मजबूत बनाने का वादा कर रही थी। इसके अलावा वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है। अपनी अल्प शक्ति और संसाधनों से तो बिल्कुल नहीं। अपने विचारों में खोई हुई, उसने आखिरकार काले बालों वाले एक युवक को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसकी एक आंख सूजी हुई काली थी और चेहरे पर हल्के हल्के चोट के निशान थे। बेशक ये डैमन था। उसने एक बार उसे देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आपको क्या हुआ? वह क्रोधित हो गया। मैं ठोकर खाकर फुटपाथ पर गिर गया। लिलिथ ने उनके नीचे समतल जमीन पर नजर डाली, फिर उसके चोटिल चेहरे की ओर देखा। और मैं मानता हूं कि फुटपाथ की वजह से तुम्हें काली आंख लगी है। इसमें बिल्कुल सही हुक लगा होगा। डैमन ने उसे घूर कर देखा। बस हो गया, क्या अब हम जा सकते हैं? क्या तुमने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है, या मुझे चुपके से निकलना होगा? वह मुस्कुराए। मैं छात्र परिषद का अध्यक्ष हूँ, मैं ही अनुमति देता हूँ। आओ चलें। डैमन उसके पीछे पीछे बाहर गया, जहाँ एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। ये गाड़ी उस गाड़ी से भी ज्यादा आलीशान थी जिसमें वे पहली बार सवार हुए थे। अकादमी के लालटेनों की हल्की रोशनी में उसका चिकना, पॉलिश किया हुआ ढांचा चमक रहा था, जिसके किनारे पर बारीक सोने की नक्काशी से उसके घर का प्रतीक उकेरा गया था। तुम्हें अपनी संपत्ति दिखाने में बहुत आनंद आता है न? लिलिथ की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। इतनी समझदारी दिखाने के लिए शुक्रिया। वह उपहास किया। आपका स्वागत है। मैं हर मौके पर एक घटिया इंसान बनने की पूरी कोशिश करता हूँ। गाड़ी में कदम रखते हुए उसने आह भरी। तुम अपने इस भयानक व्यक्तित्व के साथ अब तक कैसे जीवित हो? वह हंसते हुए उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अगर इससे मुझे जीवित रहने में मदद मिलती है तो मैं अपनी नैतिकता को त्याग देता हूँ। उसने एक क्षण तक उसका अध्ययन किया। तो क्या आपका सारा अहंकार केवल दिखावा मात्र है? पब फ्यूचर एड्स, केवल तभी जब मुझे लगता है कि मैं इससे बच सकता हूँ। उसने आह भरी। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। वे गाड़ी में बैठ गए। उसका मुलायम इंटीरियर आलीशान और अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ था। शीशे रंगीन थे, बाहरी दुनिया को शांत कर रहे थे, जबकि तापमान नियंत्रण के जादू ने केबिन को ठंडा और आरामदायक माहौल दिया था। डैमन लिलिथ के सामने बैठा था, उसका शरीर अभी भी इवांगेलिन द्वारा की गई मारपीट से दर्द कर रहा था। किसको पता था कि लड़कियों में इतनी एकजुटता होगी? लिलिथ की नज़र उसकी काली आंख पर पड़ी, इससे पहले कि वह अपनी वर्दी में हाथ डालकर एक छोटी शीशी निकालती। लो, इसे पियो और अपने आप को अच्छा दिखाओ। डैमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया, ढक्कन खोला और एक ही घूंट में सारा पे पी गया। उसके शरीर में गर्मी का एक झोंका दौड़ गया, जिससे दर्द और पीड़ा कम हो गई और चोट के निशान और सूजन गायब हो गई। कुछ ही पलों में उसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। उसने अपने कंधे हिलाते हुए आह भरी। मैं भी किसी दूसरे व्यक्ति की तरह मुफ्त चीज़ों की कद्र करता हूँ, लेकिन क्या ये थोड़ा ज़्यादा खर्च नहीं है? मेरा मतलब है, मैं सामान्य तरीके से भी ठीक हो सकता था, या सिल्विया या इवेंजेलिन से ऐसा करने के लिए कह सकता था। वह रुक गया और अपने होंठ काटते हुए बोला कि उसकी चोटों के लिए सबसे पहले वही जिम्मेदार था। लिलिथ ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं किफ़ायती नहीं हूँ, खासकर इतनी छोटी मोटी चीज़ों में। डैमन ने उपहास किया। धिक्कार है इन रईसों पर। मुझे लगता है कि आपने शांत रहने वाला हिस्सा जोर से कह दिया। वह मुस्कुराया। मैं चाहता था कि तुम ये सुनो। लिलिथ केवल हल्की सी मुस्कुराई, उसे उसकी प्रतिक्रिया मनोरंजक लगी। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? वह पीछे झुक गई, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे।
तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाने के लिए, बिल्कुल। तुमने आज कुछ नहीं खाया, है ना? डेमन ने पलकें झपकाईं। हाँ, लेकिन तुम एक ही बार में 7 लोगों को मारने की योजना बना रहे हो। लिलिथ ने सिर हिलाया, उसका स्वर सहज था। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम जितने मजबूत होगे, उतना ही बेहतर होगा। हमें तुम्हारी परछाई की सीमाओं का पता लगाना होगा। उसकी आंखें उसके पैरों के पास के अंधेरे पर टिक गईं, जहां उसकी परछाई स्थिर पड़ी थी, जो किसी साधारण आदमी की नकल कर रही थी। क्या होगा यदि हम इसे भूख से अधिक खिला दें? क्या ये जादुई क्रिस्टल के अलावा अन्य चीजें भी खा सकता है? क्या होगा यदि ये किसी राक्षस का मैनाकोर खा ले? डेमन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। अगर कोई उसकी मनहूस परछाई की सीमाओं को जानना चाहता था, तो वह वही था। तुम्हारा हुनर भी कमाल का है। तुम्हारी त्याग करने की क्षमता भी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी अकेली नहीं है। उसने गौर से उसे देखा। आमतौर पर केवल वही व्यक्ति किसी कौशल का उपयोग कर सकता है जिसने प्रथम श्रेणी की उन्नति प्राप्त कर ली हो। लेकिन नियम आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। उसने अपनी टांगें पार कर ली, उसकी आवाज में मधुरता आ गई। लोगों और राक्षसों को खाने के अलावा चलो कुछ जादुई क्रिस्टल भी अपने पास रखते हैं। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब भी हम बाहर जाएं, तुम्हें दावत मिले। डेमन ने सिर हिलाया। यही वजह थी कि उसने शुरू में उसके साथ काम करने के लिए हामी भरी थी। ये दुष्ट औरत उसकी परछाई के लिए ज्यादा खाना जुटाने में उसकी मदद करेगी। हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? लिलिथ मुस्कुराए। अथोर का अभयारण्य। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं किसे मारकर खा जाऊं? अगर वो मासूम शहरवासी हैं, तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। उसने भौहें चढ़ाईं। तो जरूरत पड़ने पर तुम ऐसा करोगे? क्या ये एक ही बात नहीं है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। ऐसा नहीं है। दुनिया में गंदगी का कोई अंत नहीं है। जब ऐसे लोग मौजूद हैं तो उन लोगों का फायदा उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले से ही अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसने उपहास किया। मैं तो उस आदमी से सिर्फ बहाने सुन रही हूं जिसने एक निर्दोष शिकारी को मार डाला। डेमन ने अपने होंठ काट लिए। अपनी गलतियों को न दोहराने का एक और कारण। लिलिथ ने आह भरी। ठीक है, तो फिर आज हम एक विशेष तस्करी गिरोह के एक छोटे से हिस्से को निशाना बना रहे हैं। डेमन ने सिर हिलाया और उसके आगे बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। वे मुख्य रूप से राजधानी वैलेरियन में स्थित हैं, जो कुछ किलोमीटर दूर है। लेकिन अथोर के अभयारण्य में उनकी एक छोटी शाखा है। कोई बहुत बड़ी नहीं। डेमन को वैलेरियन में कुछ तस्करी के गिरोह याद आ रहे थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे। कुछ के तो रईसों से भी संबंध थे, जिससे उन्हें एक खास तरह की सुरक्षा मिलती थी। वह उन्हें अच्छी तरह जानता था। आखिरकार वह भी उन्हीं के लिए काम करता था। लिलिथ ने अपने बालों को एक तरफ कर लिया और उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करने लगी। मुझे नहीं पता कि आपने उनके बारे में सुना है या नहीं, लेकिन वे खुद को क्विक हैंड कहते हैं। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। त्वरित हाथ, त्वरित हाथ। डेमन उस नाम को कैसे नहीं पहचान पाया? अब भी उसके हाथ में एक खंजर था जो उस संगठन में उसकी सदस्यता की निशानी था, जो उसके अतीत का एक मूक प्रमाण था। क्विक हैंड के साथ उनका इतिहास अकादमी में कदम रखने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। राजधानी पहुंचने के बाद उसे अपने पिता का घर एक रईस को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई और विकल्प न होने पर उसने जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उससे युद्ध के पैसों से एक जर्जर घर खरीद लिया, एक जीर्ण शीर्ण, बमुश्किल खड़ी, एक झुगी बस्ती में बसा, जिस पर गिरोहों और भ्रष्ट कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कब्जा था। उस समय वहां सिर्फ वो और उसकी बहन ही थे। वे अकेले थे, राजधानी से अनजान थे और अपनी नई जिंदगी की क्रूर हकीकत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। भोजन दुर्लभ था। डेमन को अब भी अपने पेट में चुभती भूख, कई दिन बिना खाए गुजारने का खोखला दर्द याद था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह अपनी बहन को भूखा नहीं मरने देगा, खासकर उस चीज के बाद जिससे वे अपने गांव में बचकर आए थे। जीवन रक्षा पहले आए। जिस कारवां के साथ वे यात्रा कर रहे थे, उससे उसने पहले ही कुछ गंदी हरकतें सीख ली थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सड़कों पर उतर आया। उसने छोटी छोटी बातों से शुरुआत की, खाना चुराना, और जब एक उग्र भीड़ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उन्हें एक भूखे बच्चे की पीट पीट कर हत्या करने में कोई झिझक नहीं थी। तभी उसे ध्यान आया कि दूसरे गली के बच्चे कैसे काम करते हैं। वे उसकी तरह लापरवाह नहीं थे। वे चालाक थे, जेब कतरे, भीड़ में साए। उसने उन्हें देखा, उनके तौर तरीके सीखे, उनकी नकल की। लेकिन डेमन में एक घातक दोष था, वह सिस्टम की आंतरिक कार्यप्रणाली को नहीं जानता था। गली के ये बच्चे सिर्फ आज़ाद चोर नहीं थे, वे सही लोगों को पैसे देते थे।
वे बस गुजारा करने लायक ही चोरी करते थे और अपनी कमाई का एक हिस्सा क्विक हैंड नाम के गिरोह को देते थे जो इस धंधे को चलाता था। इसीलिए उन्हें अपना बचा हुआ माल रखने की इजाज़त थी। दूसरी ओर डैमन बहुत सफल रहा था। वह अनुकूलनशील, चतुर और अडिग था। थोड़े ही समय में उसने अपना और अपनी बहन का पेट भरने लायक सामान चुरा लिया था, यहाँ तक कि मांस जैसी दुर्लभ वस्तुएं भी खरीद ली थीं। वह स्वाद को देखकर मुस्कुराया था। एक क्षण के लिए उसे यह विश्वास हो गया था कि चीजें बेहतर हो रही हैं, कि शायद, बस शायद, वह उन दिनों में लौट सकेगा जब भोजन प्रचुर मात्रा में था, जब उसके माता पिता अभी भी जीवित थे। लेकिन डैमन ने गलती की थी। उसने सुरक्षा राशि का भुगतान नहीं किया था। उसका उदास और बहिष्कृत स्वभाव भी काम नहीं आया। गली के दूसरे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे और उनके बीच उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे सौंप दिया। उसे पकड़ लिया गया और क्विक हैंड के नेता के सामने घसीटा गया, जो बस्ती की भूमिगत अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। वह दया की भीख मांग सकता था। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा करता। लेकिन डैमन सबसे हास्यास्पद चीजों के बारे में मूर्खतापूर्ण जिद्दी था। उन्होंने उसे पीटा। उसने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे फिर पीटा, फिर भी वह नहीं माना। उन्होंने उसे अधमरा हालत में वापस सड़कों पर फेंक दिया। अगले दिन उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक दोहराई गई और फिर भी वह कभी नहीं टूटा। पब फ्यूचर एड्स। आखिरकार क्विक हैंड को भी उनका लोहा मानना पड़ा। उनकी दृढ़ता, उनके कौशल, उनके घुटने टेकने से पूरी तरह इनकार। इसलिए उन्होंने उसे एक प्रस्ताव दिया। वह उनमें से एक बन गया, पूरा सदस्य नहीं बल्कि एक कामचोर। उसे अपनी कमाई का एक हिस्सा बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा रखने की इजाज़त थी और बदले में उसे विरोधी गिरोहों से सुरक्षा मिलती थी। यह आदर्श तो नहीं था, लेकिन मारे जाने से तो बेहतर ही था। और इस तरह डैमन को पता चला। उन्हीं सालों में उसे फैंटम नाम मिला, भूत जैसा जेबकतरा। अगर उससे कहा जाए तो वह कोई भी चीज़ चुराने से कतराता नहीं था। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था। वह सिर्फ लापरवाह नहीं था, वह पागल था। पहले तो उन्होंने सोचा कि वह मूर्ख है, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया। डैमन ने हिम्मत की। उसने 10 जेनी शुल्क पर बॉस को बुलाने का साहस किया। उसने एक रईस से चोरी करने का साहस किया। उसने प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता की बेटी को मुक्का मारने का साहस किया। उन्होंने भ्रष्ट कांस्टेबलों को रिश्वत देने से इनकार करने का साहस किया। उसने लोगों के कपड़ों पर फ्ले पाउडर लगाने का दुस्साहस किया, जिससे उनके कपड़ों पर भयानक जलन और निशान पड़ गए। क्विक हैंड में एक भूमिगत सट्टेबाजी प्रणाली थी। क्या ये पागल आदमी 1 और सप्ताह जीवित रह पाएगा? तमाम बाधाओं के बावजूद उन्होंने ऐसा किया। समय और फिर समय। एक प्रेत, एक पागल भूत जो मरने से इनकार करता है। लेकिन डैमन कभी भी उस कारण को नहीं भूला जिसके लिए वह वहां रुका था। गिरोह के साथ अपने अंतिम दिनों में उसने अधिक पैसे के लिए कठिन काम किए, अपनी बीमार बहन के लिए दवा लाने के लिए कुछ भी किया। फिर एक दिन वह चला गया। उसने अलविदा नहीं कहा, वह बस गायब हो गया। उसके हाथ में अकादमी का सुनहरा टिकट था। वे शायद सोचते हैं कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। उसने लिलिथ की ओर देखा। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। क्विक हैंड एक तस्करी गिरोह है। वे चाकाटा परिवार के लिए काम करते हैं, जिसे वास्तव में विस्काउंट डाकनफ द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। वह आश्चर्यचकित होकर पलकें झपकाने लगी कि वह इतना कुछ जानता है। आखिरी हिस्सा मेरे लिए खबर है। मैं पहले भी उनके साथ था, उसने सहजता से बीच में ही टोकते हुए कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया और उसे देखा। वह मुस्कुराया। क्विक हैंड के बॉस ने मुझे बहुत सारी समस्याओं से निकाला, या यूं कहें कि मुझे बचाने के लिए मजबूर किया गया। कुल मिलाकर अगर मैं काम का न होता तो वह मुझे भी मरवा देना चाहता। डैमन हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक चमक थी। सौभाग्य से मैंने ये सुनिश्चित किया कि उसके पास मुझे अपने पास रखने का हमेशा एक कारण रहे, बेशक अपने हित के लिए। प्रभाव होना हमेशा अच्छी बात होती है। उसने फिर सिर हिलाया, फिर पूछा, हम उन्हें मार डालेंगे? क्या तुम्हें उनके साथ कोई एकजुटता महसूस नहीं होती? डैमन की अभिव्यक्ति दूर होती गई, उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी होती गई। हाँ, उसने स्वीकार किया। इसीलिए मैं उन्हें मार डालूंगा। लिलिथ ने अपनी भौहें उठाईं और उसके विस्तार से बताने का इंतजार करने लगी। क्विक हैंड में हर आदमी अपने लिए है। कुछ कमीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, उससे भी बदतर जितनी होनी चाहिए थी, उसने आगे कहा। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। मैंने उनमें से कुछ को कसम खिलाई थी कि अगर मैं कभी बड़ा बना तो वे मर जाएंगे। उनके कपड़ों पर लगा फ्ले पाउडर तो बस भूख बढ़ाने वाला था। उसने हल्की मुस्कान के साथ अपने वस्त्रों को छुआ। उनके कपड़ों पर फ्लेयर पाउडर। आप अभी भी जीवित कैसे हैं? डैमन ने गहरी हंसी हंसी। कौन जानता है, मैं यही हूँ, है ना?
जैसे ही गाड़ी एक संकरी गली में रुकी, उसने आह भरी। वे बाहर निकले, मंद रोशनी वाले रास्तों से चुपचाप आगे बढ़ते हुए, पिछली गलियों की भूल भुलैया में अभ्यास के साथ सहजता से आगे बढ़ते रहे। अंततः वे एक चौड़ी सड़क पर आ गए, जहां एक बड़ा, घिसा पिटा बोर्ड उनका स्वागत कर रहा था। मर्मन्स्क पॉन शॉप, हम भुगतान करते हैं, आप पॉन करते हैं। डैमन ने अपना सिर हिलाते हुए सांस छोड़ी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, वे अब भी हमेशा की तरह वही मोर्चा संभालते हैं। गिरवी की दुकान की पुरानी इमारत ने साफ तौर पर अच्छे दिन देखे थे। बाहर से हल्की रोशनी थी, और पैदल चलने वालों की कमी से पता चलता था कि यह असल में कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि एक आड़ थी। डैमन ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसकी छाया की अनुभूति भवन तक फैल गई। अंदर तो बहुत कुछ नहीं है जिसे मैं खा सकूं, लेकिन मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिख रहा है। लिलिथ ने उसकी तरफ देखा। वह पहले से भी ज्यादा उत्सुक लग रहा था। वह मुस्कुराई, तो चलो अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। नमस्ते और अलविदा। डैमन और लिलिथ पूरी तरह से बेपरवाही से दरवाजे की ओर बढ़े। आमतौर पर डैमन ज्यादा सतर्क रहता, लेकिन लिलिथ के साथ होने के कारण सावधानी अनावश्यक लग रही थी। वह तीसरी श्रेणी की उन्नति में थी, व्यवहारिक रूप से अछूत। कुछ नीच लोग उसके साथ क्या कर सकते हैं। वह एक लोमड़ी थी जो बाघ की शक्ति उधार ले रही थी। और यह बाघ भयानक था। उसे अपने साथ पाकर डैमन का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह प्रवेश द्वार की ओर ऐसे चला जैसे वह उस जगह का मालिक हो। अरे, यहीं रुक जाओ, हम बंद हो चुके हैं, किसी और समय आना, एक कर्कश आवाज ने पुकारा। डैमन ने मुस्कुराते हुए वक्ता की ओर देखा। वह व्यक्ति जिसकी भड़कीली मोहॉक हेयर स्टाइल थी और जिसका फैशन सेंस इतना भयानक था कि लगभग अपमानजनक था। यह आदमी तो नया है, बहुत ज्यादा दिखावटी है, खुद को साबित करने की बहुत कोशिश कर रहा है, डैमन ने सोचा, अपनी खुशी को मुश्किल से दबाते हुए। फिर भी वह अपना सिर थोड़ा झुकाकर रुक गया। मैं यहाँ माकिया से मिलने आया हूँ। उसे बता देना कि उसका एक पुराना दोस्त उसे परेशान करने आया है। उस आदमी के चेहरे पर तुरंत ही भाव आ गए। उसकी नज़र अकादमी की वर्दी पर पड़ी और उसने सहज ही अपनी जैकेट में हाथ डाला। उसकी उंगलियां हथियार ढूंढने के लिए मचल रही थीं। उसे कभी मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डैमन ने अपने हाथ से बंदूक का इशारा किया। उसकी उंगलियों पर एक जादुई गोली प्रकट हुई और आगे की ओर उछली, और उस आदमी की खोपड़ी को घातक सटीकता से भेदती हुई निकल गई। ठग बेजान होकर गिर पड़ा। तुमने ग्रे गांव के हाव को मार डाला है। डैमन ने मुश्किल से ही सूचना स्वीकार की थी कि उसकी परछाई तेजी से आगे बढ़ी। अंधेरे की किरणें लाश से चिपक गईं। मांस और हड्डियां बिखर गईं और परछाई ने अपने शिकार को निगल लिया। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया को भोजन दिया गया है। डैमन ने भौहें उठाईं। खैर, यह मेरी अपेक्षा से अधिक आसान था। लिलिथ हंसी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी और दरवाज़ा लात मारकर खोल दिया। भारी लकड़ी का दरवाज़ा दीवार से टकराया, जिससे एक विशाल आंतरिक भाग दिखाई दिया जो किसी बड़ी दुकान जैसा लग रहा था। काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो रही थीं। डैमन ने बिना समय गंवाए अपना हाथ उठाया, एक और जादुई गोली बनाई और गोली चला दी। लेकिन वह आदमी बहुत तेज था, असामान्य रूप से। वह काउंटर के पीछे छिप गया और गोली लगने से बाल बाल बच गया। दुर्भाग्यवश, जब स्थान ही उसके विरुद्ध था, तो गति का कोई अर्थ नहीं था। जैसे ही वह हिला, उसने खुद को डैमन की फैली हुई उंगली के ठीक सामने टेलीपोर्ट पाया। उसकी पुतलियां डर के मारे सिकुड़ गईं। गोली के उसके सिर को चीरने से पहले आखिरी चीज जो उसने देखी, वह थी ऊर्जा की एक चिंगारी। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पब फ्यूचर एड्स, आपने ओरिन द विंडफे को मार डाला है। डैमन ने हंसते हुए लाश को अपने पैर से धकेला। एक परी, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना तेज था। अच्छा हुआ कि उसे जादू का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। लिलिथ ने अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ थे। डैमन ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे ये सब पसंद है। पहले की तरह उसकी परछाई आगे बढ़ी और क्षण भर में परी के अवशेषों को खा गई। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया पूरी है। डैमन ने भौहें चढ़ाकर अपने नीचे फैले अंधेरे के कुंड की ओर देखा। लगता है ये भरा हुआ है। लिलिथ ने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। तो फिर देखते हैं कि क्या ये और अधिक खा सकता है। भले ही इसका पेट भर गया हो। ये कहते हुए वह काउंटर के पीछे गई और एक दरवाज़ा खोला, जिससे ऊंची छतों वाला एक गोदाम जैसा अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। 10 आदमियों की एक टीम बक्सों को इधर उधर ले जा रही थी। उनके तेज कदमों और घुरघुराहटों से माहौल गूंज रहा था।
इस अफरा तफरी पर एक छोटा आदमी, जाहिर तौर पर एक परी, का नियंत्रण था, जो अपने चमकते पंखों से हवा में उड़ते हुए आदेश और गालियां बक रहा था। उसकी पतली दाढ़ी थी, काले बाल जूड़े में बंधे थे। उसकी छोटी छोटी आंखें, लंबी पलकों से घिरी हुई, किसी ऐसे व्यक्ति की तीक्ष्णता दर्शाती थीं जो लोगों को नियंत्रित रखने का आदी हो। उसकी गर्दन के किनारे एक छोटा सा जलने का निशान था, एक पुराना निशान जो साफ तौर पर किसी पुराने झगड़े का निशान था। पीछे रखे उन जादुई क्रिस्टलों को ले आओ और शिपमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वह जोर से बोला, उसकी आवाज़ लकड़ी और धातु की खड़खड़ाहट के ऊपर तक पहुंच रही थी। साले, ये एल्वेन मसाले बहुत महंगे हैं। वह एक मजदूर पर झपटा। मैं अपनी गांड शाही शूरवीरों से मरवा लूंगा, इससे पहले कि मैं तुम बेवकूफ़ों को खोने दूं। डेमन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। मैं देख रहा हूँ, माकिया, यह अभी भी वही घटिया बूढ़ा आदमी है, उसने पुकारा। परी उड़ान के बीच में ही रुक गई, फिर दरवाजे की ओर देखने से पहले इधर उधर देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कमीने, तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि अब मुझे भूत दिखाई देने लगे हैं। अन्य कर्मचारी रुक गए और जिज्ञासा से माकिया और डेमन की ओर देखने लगे। डेमन ने आह भरते हुए अंदर कदम बढ़ाया। अभी शराब पीने की जल्दी है, बूढ़े आदमी। मैं कोई भूत नहीं हूँ। उसने बेसुध होकर अपने चेहरे पर लगे निशान को छुआ। कमरे को देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे बाहर कोई चौकीदार तैनात नहीं दिखा। बेकार। माकिया के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई जब उसे एहसास हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, बिल्ली क्या घसीट कर ले आए। बच्चों, ये हमारा पुराना दोस्त फैंटम है, जिंदा और पूरी तरह से। और यहाँ मुझे लगा कि यह कमीना कहीं खाई में मर गया होगा। डेमन ने व्यंग्य किया। ये लोग शहर में नए थे। अगर ये पहले से यहाँ होते तो इन्हें लिलिथ एस्ट्रानोवा के बारे में पता होता। यही वजह थी कि ये इतने आत्मविश्वास से बातें कर रहे थे। असहजता का नाटक करते हुए उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। हे भगवान, माकिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी परवाह करती हो, खासकर उस छोटी सी शरारत के बाद जो मैंने तुम्हारे कपड़ों पर फ्लेयर पाउडर छिड़क कर की थी। माकिया की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। डेमन हंसा, उसकी आवाज़ चिढ़ाने वाली थी। हे, जिस वेश्या के साथ तुम थे उसने सचमुच मेरी मदद की। अगर उसने तुम्हारे कपड़े नहीं उतारे होते तो मुझे कभी मौका नहीं मिलता। माकिया की आंखें क्रोध से उभर आईं, उसके पंख अनियमित रूप से फड़फड़ाने लगे। डेमन मुस्कुराया, कम से कम दर्द से पहले तुम्हें परमानंद का स्वाद तो मिला। शुक्रगुजार रहो। माकिया ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित रखने की कोशिश की। फैंटम पागल जरूर था, पर बेवकूफ नहीं था, और दोनों में फर्क था। उसकी नज़र डेमन के बगल में खड़ी लड़की पर पड़ी। लिलिथ के चमकीले लाल बाल उस धुंधली रोशनी में उलझे हुए थे। उसकी गहरी हरी आंखों में कुछ ऐसा भरा हुआ था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। वह खूबसूरत थी, बेहद परेशान करने वाली, और उसने भी उस कमीने जैसी ही अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम में उस शानदार अकादमी में शामिल होने लायक काबिलियत है, माकिया बुदबुदाए। तो तुम वहीं छिपे थे। उसकी नज़रें फिर लिलिथ पर टिक गईं और उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान फैल गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? उसके स्वर में कुछ हिंसक भाव था। अगर मैं उसे घुमाने ले जाऊं तो बुरा न मानोगी। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। जल्दी से चुदाई कैसी रहेगी? डेमन घृणा से कांप उठा। आओ, उसने उपहास से भरी आवाज में कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। माकिया ने अपने 10 आदमियों की टोली की तरफ देखा, फिर डेमन और लिलिथ की तरफ। थोड़ी देर रुकने के बाद वह जोर से हंस पड़ा। बॉस तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं है, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। और भागने के बाद, फैंटम, मुझे लगता है कि वह तुम्हें मरवा देगा। उसने अपनी नज़र लिलिथ की ओर घुमाई, उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। जहाँ तक आपकी लड़की का सवाल है, अगर 1 या 2 छात्राएं लापता हो जाएं तो अकादमी को इसकी जानकारी नहीं होगी, है ना? चालक दल के लोग भी उसकी हंसी में शामिल हो गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। डेमन ने केवल आह भरी। माकिया मुस्कुराए और अनावश्यक नाटक के लिए इस क्षण को खींच लिया। आपने शायद सोचा होगा कि किसी अमीर लड़की को यहाँ लाकर आप बढ़त हासिल कर लेंगे, लेकिन सोचिए क्या हुआ। उसकी आभा उमड़ पड़ी, कमरे में दबाव भर गया। हवा कांप उठी जैसे कोई दमनकारी शक्ति उससे निकल रही हो। मैं प्रथम श्रेणी की उन्नति तक पहुंच गया हूं। डेमन ने पूरे कमरे में ऊर्जा में बदलाव महसूस किया, लेकिन उसका ध्यान लिलिथ की ओर गया, जो स्पष्ट रूप से अपने क्रोध को नियंत्रित कर रही थी। उसने फिर से सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम्हें सच में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वह बुदबुदाया। ऐसी बातें मेरी विशेषज्ञता है। प्रथम श्रेणी के एडवांसमेंट में किसी का सामना करने का दबाव बहुत अधिक था, विशेषकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी अपनी कोई कक्षा नहीं थी। फिर भी
डेमन ने अपने ऊपर पड़ रहे घुटन भरे माहौल को नज़रअंदाज कर दिया और केवल परी माकिया को देखकर मुस्कुराया। माकिया, इससे पहले कि तुम मुझे मार डालो या यूं कहें कि अपनी मौत की ओर बढ़ो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माकिया ने डेमन की तरफ आंखें सिकोड़ कर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आदमी सचमुच आत्मविश्वास से भरा था या बस दिखावा कर रहा था। हालांकि उसके बगल में खड़ी युवती काफी जवान लग रही थी, शायद प्रथम वर्ष की छात्रा भी। अगर ऐसा था तो ज्यादा से ज्यादा वह प्रथम श्रेणी की एडवांसमेंट ही हो सकती थी। ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वह न समझ सके। फिर भी जिज्ञासा ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। क्या सवाल? अगर आप भीख मांगने की सोच रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। डेमन ने सिर हिलाया। तुम्हें पता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन ठीक है, तुम शहर में नए हो, है ना? बस जानना चाहता हूं, क्या तुमने कभी लिलिथ एस्ट्रानोवा के बारे में सुना है? माकिया ने उपहास किया। सिर्फ किस्से कहानियां। मैंने सुना है कि वह अकादमी में छात्र परिषद की अध्यक्ष है और 3rd क्लास एडवांसमेंट में है। लोग कहते हैं कि वह सचमुच बहुत सुंदर है, लंबे लाल बाल और। वह चुप हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे डेमन के बगल में बैठी युवती पर टिक गईं, वही लड़की जो पूरे समय अजीब तरह से चुप रही थी। लाल बाल, हरी आंखें, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह एक कदम पीछे हटा और घबराई हुई हंसी के साथ सिर हिलाया। हे, तुमने अपनी एक चाल से मुझे लगभग वश में कर ही लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लिलिथ एस्ट्रानोवा हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डेमन उसके पीछे एक कदम आगे बढ़ गया। और फिर दुनिया बदल गई। गोदाम को अचानक बाहर से सील कर दिया गया, जिससे उनके आसपास की जगह टेढ़ी हो गई। फिर हवा में एक जबरदस्त दबाव भर गया, घना, दमघोंटू, निरपेक्ष। एक तृतीय श्रेणी की उन्नति का आभामंडल उन पर टूट पड़ा, जो समुद्र के समान भारी था, जिसका प्रतिरोध करना असंभव था। माकिया तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके परी जैसे पंख डर के मारे बेकाबू होकर कांप रहे थे। यहाँ तक कि डेमन, जो उसका निशाना भी नहीं था, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। उसकी उंगलियां अकड़ गईं, उसकी सांस गले में अटक गई। ये तृतीय श्रेणी उन्नति की शक्ति है। और अचानक ही आभा गायब हो गई। माकिया हौंफते हुए, कमजोर होकर घुटनों के बल खड़ा हो गया। एल लिलिथ एस्ट्रानोवा, लेकिन कैसे? क्यों? आप जैसा कोई व्यक्ति उसके साथ कैसे जुड़ सकता है? डेमन हंसा। मैं क्या कहूँ, औरतों के साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। जब उसने ऐसा कहा तो लिलिथ ने उसे तिरछी नज़र से देखा और उसकी मुस्कुराहट अजीब तरह से बदल गई। माकिया अभी भी डर से अकड़ रही थी, उसने हताश होकर लिलिथ की ओर देखा। मेरी औरत, इस दुष्ट के बहकावे में मत आना। वह देखने में भले ही कुलीन लगता हो, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वह एक नीच जाति का आम आदमी है। उससे भी बुरी बात यह है कि वह गद्दारों का दुष्ट है। तुम उसके जैसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती, वह अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें बेच भी सकता है। लिलिथ ने अपनी नज़र डेमन की ओर घुमाई। उसने बस सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल कहूँगा। वह सच कह रहा है। पब फ्यूचर एड्स। लिलिथ हंसी। मैं समझ गई, पर मुझे तो ये पहले से ही पता था। इसके अलावा, उसने मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मैं इतने प्यारे जूनियर से प्रेम स्वीकारोक्ति को कैसे ठुकरा सकता था? डेमन ने पलकें झपकाईं। मैंने कब कबूल किया था? ओह ठीक है, अब मुझे याद आया। उसने सिर हिलाया। बहुत हो गई बातें, बस मर जाओ। एक जादुई गोली हवा में उड़ती हुई माकिया के सिर की ओर बढ़ी। गोली लगी। माकिया का सिर थोड़ा पीछे की ओर झटका, उसके माथे से धुएं की एक पतली सी लकीर उठ रही थी। एक हल्का सा खरोंच का निशान बन गया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। ओह, वह 1st क्लास एडवांसमेंट में है। माकिया गुर्राया और आगे बढ़ा। उसके चमकते खंजर में ऊर्जा का संचार हुआ और वह हवा में उछला, उसके पंख जोर जोर से भिनभिना रहे थे। उसने पल भर में दूरी कम कर ली। फिर लिलिथ ने अपनी उंगलियां चटकाईं। माकिया हवा में ही जम गई। उसकी आंखें भय से भर गईं। प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी की उन्नति के बीच यही अंतर था। ये निरपेक्ष था, और लिलिथ कोई साधारण तृतीय श्रेणी की नहीं थी, वह एक शक्तिशाली शक्ति थी, जो चतुर्थ श्रेणी की उन्नति वालों को चुनौती देने में सक्षम थी। उसका शरीर कांप उठा। कृपया, आप क्या चाहते हैं? लिलिथ मधुरता से मुस्कुराए। उसने अपनी उंगली मोड़ ली। माकिया की हड्डियां टूटते ही गोदाम में एक भयानक दरार की आवाज गूंज उठी। क्या आप जल्दी से कुछ नहीं करना चाहते थे? उसके गले से एक रक्त जमा देने वाली चीख निकली, क्योंकि उसकी नसें टूटने और फटने लगी थीं। स्पष्टतः उसके अश्लील शब्दों से वह क्रोधित हो गई थी। डेमन को पसीना आ गया। उसने पहले भी उससे कुछ अप्रिय बातें कही थीं। अगर वह अकादमी का छात्र न होता तो शायद इस समय उसे बहुत दर्द हो रहा होता।
उसकी नज़र गोदाम में मौजूद बाकी लोगों पर पड़ी। 10 लोगों का दल स्तब्ध रह गया, सिर्फ डर से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि लिलिथ एस्ट्रानोवा ने उन्हें पूरी तरह से गतिहीन कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष ने ही उन्हें चारों ओर से घेर लिया हो, उन्हें किसी अदृश्य बंधन में फंसा लिया हो। मकिया की करुण चीखें मंद रोशनी वाले कमरे में गूंज रही थीं। डैमन मुस्कुराया और अपनी पीठ से खंजर निकाला। उसके कदम धीमे और सोच समझकर पहले आदमी की ओर बढ़े। उस आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, वह मन ही मन दया की भीख मांग रहा था। लेकिन कोई दया नहीं थी। एक तीव्र गति से डैमन ने उसका गला काट दिया। तुमने इबेरिया को मार डाला है। जब वह अगले शिकार की ओर बढ़ा तो गोदाम के ठंडे फर्श पर खून फैल गया। तुमने मार डाला है। उसने अगले आदमी के दिल पर वार किया और देखा कि उसकी आंखों से जीवन निकल रहा है। तुमने मार डाला है। इस तरह आज रात 5 शिकार हुए। उसे आगे बढ़ने के लिए बस 2 और चाहिए थे। हाथ उठाकर उसने एक जादुई गोली चलाई और बिना किसी प्रयास के 2 और निशाने मार गिराए। तुमने मार डाला है। तुमने मार डाला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 30 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने कौशल जागृत किया है, छाया नियंत्रण। डैमन ने मुश्किल से ही इन सूचनाओं पर ध्यान दिया और हाथ हिलाकर जादुई गोलियों की एक और बौछार कर दी। बाकी 5 आदमी कटी हुई डोरियों वाली कठपुतलियों की तरह गिर पड़े, उनके बेजान शरीर जमीन पर पड़े एक भयानक सन्नाटे में। यह अब तक का मेरा सबसे आसान शिकार था, उसने अपने खंजर से खून झाड़ते हुए कहा। उसकी नज़रें लिलिथ एस्ट्रानोवा की ओर घूम गईं। वह अभी भी माकिया को चीर रही थी, उसकी दर्दनाक चीखें गोदाम में गूंज रही थीं। डैमन ने सिर हिलाते हुए सांस छोड़ी। मुझे सचमुच याद रखना चाहिए कि मैं उसके बुरे पक्ष में न जाऊं। उस औरत के दिल में जहर हो सकता है। वह लिलिथ के पास गया और देखा कि वह विधिपूर्वक माकिया को तोड़ रही है। उसकी चाल धीमी और क्रूर थी। तो क्या मैं उसे अभी मार सकता हूं, या तुम उसे यातना देते रहोगे? वह रुक गई, उसकी निगाहें समझ में नहीं आ रही थीं, फिर उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। बिल्कुल, जारी रखो। माकिया की चीखें आखिरकार बंद हो गईं। गोदाम के फर्श पर सिर्फ खून की घनी बदबू और बिखरी लाशें ही रह गईं। डैमन की परछाई अपनी सामान्य भूख के बावजूद स्थिर रही। वह अभी तक पूरी तरह से भर चुकी थी, लेकिन वह रुकी रही, इंतजार करती रही, मानो उसके आदेश का इंतजार कर रही हो। डैमन पहले उसकी प्रगति देखना चाहता था, ये देखना चाहता था कि उसका नया हुनर क्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसे माकिया को खत्म करना था। वह टूटी हुई परी की ओर मुड़ा, जो कांपती हुई अवस्था में पड़ी थी। उसका छोटा सा शरीर मुश्किल से जीवित था। माकिया, याद है जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर मैं कभी बड़ा बन गया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा? डैमन उसके बगल में अपना सिर झुकाकर बैठ गया। और तुम मुझ पर हंसे। माकिया बोल भी नहीं पा रहा था। वह बस कांप रहा था, अपने ही खून में डूब रहा था। खैर, मैंने अभी तक कुछ बड़ा नहीं किया है, डैमन ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। लेकिन मैं तुम्हें इंतजार नहीं कराना चाहता। उसने अपना हाथ उठाया और माकिया के शरीर में कई जादुई गोलियां दाग दीं। परी की उंगलियां फड़कने लगीं, उसका शरीर ऐंठ गया, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। डैमन कराह उठा, क्या तुम्हारी क्लास कछुआ है, कुतिया? बस मर जाओ। चिढ़कर वह झुका और अपना खंजर माकिया के सीने में घोंप दिया। परी की चमकती आंखें धुंधली पड़ गईं और उसके चेहरे पर आखिरी भाव भय और पीड़ा का था। तुमने माकिया स्पार्कल को मार डाला है। स्पार्कल, उसका उपनाम स्पार्कल था। खैर, माकिया निश्चित रूप से एक जीवंत व्यक्तित्व का मालिक था। डैमन परी की गंदी जबान और गुस्से के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी लाश पर नजर डाली, उसकी कटी हुई उंगलियां, उसका टूटा हुआ शरीर। डैमन का दिल शांत था, भले ही उसकी भावनाओं को काबू में रखने के लिए रिमोर्सलेस न हो। उसे लोगों को मारना शुरू किए हुए अभी लगभग 2 हफ्ते ही हुए थे, और अब उसका दिल उन लोगों की जान लेने से विचलित हो रहा था जो उसने लिए थे। उसे वह भार भी महसूस नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उसने सोचा कि क्या वह जल्द ही इसके प्रति सुन्न हो जाएगा। उसने लिलिथ की ओर देखा। मैंने लेवल बढ़ा लिया है और अब मुझे चाहिए। उसने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। चलो। उसने उसकी ओर देखा और हंस दिया। मैं और मजबूत हो गया, लेकिन अब मुझे 10 और की जरूरत है। लेकिन मुझे यहाँ पहले से ही 6 मिल गए हैं, इसलिए इसे 4 और आत्माएं बनाओ। वह उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। ऐसा लगा जैसे कुछ और लोगों की मौत से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी तो यह कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि आप केवल देवी जाति के सदस्यों की आत्माओं को ही खाएंगे, तो क्या आपकी परछाई अंततः आपसे पूरे विश्व को मारने की मांग करेगी? उसने हल्की सी जलन के साथ अपने होंठ काट लिए, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने भी इस बारे में सोचा था। उसने कंधे उचकाए। मुझे आशा है कि यह कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा।
यह एक ऐसी चिंता थी जिसके बारे में उसने पहले ही सोचा था। यदि कभी ऐसा हुआ तो निस्संदेह वह दुनिया के महान और धर्मी नायकों द्वारा मारा जाएगा। खलनायक भी मुझे मरवाना चाहेगा। उसने अपने सिस्टम पैनल पर नज़र डाली। उसके पास 40 विशेषता अंक थे, 10 जो उसने बाहर खाए थे और 30 जो लेवल अप करने से थे। उसका शैडो पूल 400 पर था। उसने नए कौशल पर नज़र डाली और पहले उसे जांचने का फैसला किया। कौशल, छाया नियंत्रण। विवरण: खोए हुए लोग बहुतायत में हैं, उनकी आत्मा में भूख है क्योंकि वे परछाइयाँ चुराते हैं, अपने चुराए हुए रूपों को उन लोगों के सार से बदल देते हैं जिन्हें वे लेते हैं। जिनकी परछाइयाँ गायब हो जाती हैं, वे उनके जैसे हो जाते हैं, खोए हुए, भटकते हुए, हमेशा चुराई गई चीज़ों का पीछा करते हुए। उनकी अनुपस्थिति में एक बार खोई हुई परछाइयाँ अब आपकी इच्छा के आगे झुक जाती हैं, इच्छा से आकार लेती हैं, रुकी हुई और अमूर्त, मानो उन्हें कभी देखा ही नहीं गया था। प्रभाव: उपयोगकर्ता अमूर्त परछाइयों को नियंत्रित कर सकता है जो भौतिक रूप से बंधी नहीं हैं, इच्छा और सार से उनमें हेरफेर कर सकता है। अब स्वामीहीन परछाइयाँ आपके आदेश पर झुकती हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके नियंत्रण में है। प्रकार: सक्रिय। शांत हो जाओ। 10 सेकंड। उसने अपनी परछाई पर नज़र डाली और उस कौशल को सक्रिय किया, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे बस अपनी अनुभूति में पहले से मौजूद परछाइयों का ही आभास हो रहा था। फिर उसने उन्हें हटने के लिए प्रेरित किया। अचानक गोदाम के अंदर की परछाइयाँ हिल उठीं और उसकी ओर उमड़ पड़ीं। उसके चारों ओर एक गहरा, स्याह अंधेरा छा गया और उसे अपनी परछाई ऊर्जा जलती हुई महसूस हुई। वे मुस्करा उठे। पब फ्यूचर एड्स, एक शक्तिशाली सक्रिय कौशल। अब वह इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए कर सकता था। उसने परछाइयों को भालों का रूप देकर दीवारों पर प्रहार करने के लिए प्रेरित किया। काले भाले आगे बढ़े, लेकिन जब वे अपने निशाने पर लगे, कुछ नहीं। कोई प्रभाव नहीं, विनाश की कोई आवाज़ नहीं, एक खरोंच तक नहीं। लिलिथ रुक गया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। डेमन ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने अपनी परछाई की तरफ देखा, जिसने बस कंधे उचका दिए। भौहें चढ़ाते हुए उसने फिर से कौशल विवरण देखा। अपनी गलती का एहसास होते ही उसका पहले वाला उत्साह फीका पड़ गया। इस कौशल से वह केवल अमूर्त, स्वामीविहीन छायाओं को ही नियंत्रित कर सकता था। ये बेकार है। कितना बेकार कौशल है। डेमन ने उदास भाव से लिलिथ की तरफ देखा। लिलिथ ने चिंता से उसकी नज़रों का सामना किया, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और कुछ न बताने का फैसला किया। इसके बजाय उसने सिस्टम पैनल से कहा कि वह उसके लिए हुनर दिखाए। जैसे ही पैनल उसके सामने आया, लिलिथ के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने विवरण पढ़ा और हैरान रह गई कि वह उसे उसके साथ साझा करने को तैयार था। क्या यह उसकी मदद के लिए कृतज्ञता थी? वह निराश लग रहा था। वह मुस्कुराए और पढ़ना जारी रखा। एक क्षण बाद वह रुकी। कितना दिलचस्प है। इस बार विवरण में राक्षस महाद्वीप से खोए हुए लोगों का जिक्र है। मैंने उनके बारे में सुना है। सोल्थियन में कुछ हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। डैमकन ने उपहास किया, तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि हम उनसे भिड़ने वाले हैं। उसने आह भरी, ये कौशल बहुत शक्तिशाली है। डैमकन ने आंखें सिकोड़ लीं। मैं उन परछाइयों को नियंत्रित कर सकता हूं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अमूर्त परछाइयाँ। उसने अपना सिर हिलाया। आप मुख्य बात समझ नहीं पाए। आप सभी गुरुविहीन छायाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि गुरुविहीन छाया कौन है? डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब ये नहीं है? हाँ, ये कौशल आपको खोए हुए लोगों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। वे भयानक जीव लोगों की परछाइयाँ चुराते हैं, लेकिन वे स्वयं परछाइयाँ हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है, सभी स्वामीहीन परछाइयाँ। डेमन ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। बात तो सही है, हालांकि अब इससे मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। उसने गोदाम में पड़ी लाशों पर नज़र डाली। हालांकि अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं उनमें से किसी एक से अभी भी कोई हुनर सीख सकता हूँ। उसने अपनी छाया को चलने का आदेश दिया और वह लाशों को खाने लगी। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया पूरी है। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। अल्पविराम। जैसे ही उसकी परछाई खाने लगी, वह रुक गया। उसे एक विचार सूझा। अपनी परछाई को रोककर उसने गोदाम में मौजूद सभी परछाइयों को लाशों की ओर भेजा और उन्हें खाने का आदेश दिया। इसके बाद सूचनाओं की बाढ़ आ गई। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। वह मुस्कुराया। आखिरकार यह हुनर बेकार नहीं था। अब केवल माकिया का शरीर ही बचा था। लिलिथ एक मंद मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह क्या सोच रही है, और सच कहूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान माकिया की लाश पर था।
बाकियों ने उसे कोई नया हुनर नहीं दिया था और सच कहूं तो वह निराश था। उसे आखिरी बार कोई हुनर मिले हुए काफी समय हो गया था। जमीन पर गिरते हुए उसने माकिया का चमकता हुआ खंजर उठाया। एक जादुई कलाकृति। वह मुस्कुराया, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन उसने इस विचार को खारिज कर दिया। इसका पता भी लगाया जा सकता था। उसने अपनी परछाई पर नजर डाली। उसे खा जाओ। अंधेरा आगे बढ़ा और माकिया को पूरी तरह निगल गया। एक अधिसूचना प्रकट हुई। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने कौशल हासिल कर लिया है, पाकौर। वह मुस्कुराया। आखिरकार एक और हुनर। जितना ज्यादा वह इसे देखता उतना ही ज्यादा डेमन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाता था। व्यवस्था सचमुच उसे इतनी आसानी से ताकतवर नहीं बनने देना चाहती थी। क्या उसने सत्ता के लिए काफी कष्ट नहीं सहे थे? प्रश्नगत कौशल ये था। कौशल, पाकौर, विवरण। उड़ान हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी ये स्वयं गति की कला होती है। दौड़ना, छलांग लगाना, बाधाओं के बीच पानी की तरह बहना, भागने और पीछा करने की लय में महारत हासिल करना है। भागना एक कौशल है, इसे शालीनता से करें। प्रभाव, उपयोगकर्ता असाधारण चपलता और प्रवाह के साथ चलता है, तेज प्रतिक्रिया और सटीक पैरों के साथ आसानी से इलाके में आगे बढ़ता है। चढ़ाई करना, कूदना और बाधाओं को पार करना स्वाभाविक हो जाता है। प्रकार, निष्क्रिय, शांत हो जाओ। 0 सेकंड। डेमन को आश्चर्य हुआ कि क्या सिस्टम माकिया का मजाक उड़ा रहा था कि वह भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि जब लिलिथ ने पूरे स्थान को सील कर दिया था तो वह कैसे बच सकता था। कुल मिलाकर ये हुनर अच्छा था। यह एक ऐसा हुनर था जिसकी उसे ज़रूरत थी। इसके बावजूद उसे सर्वदिशात्मक गियर में महारत हासिल करने की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। यही वजह थी कि वह इतना निराश महसूस कर रहा था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर झूलना सीखा था और अब सिस्टम ने उसे एक ऐसा हुनर दे दिया है जिससे सारी मोटर गतिविधियां आसान हो गई हैं। उसने अपने हाथ से जादुई कलाकृति छोड़ दी और उसे खाली आंखों से देखता रहा क्योंकि वह धीरे धीरे उसकी परछाई पर गिर रही थी। जैसे ही उसने काले पिंड को छुआ, उसकी परछाई लहराए और उसे निगल गई। आपने जोड़ 5 मन, जोड़ 1 0 HP प्राप्त किया है। डेमन ने पलकें झपकाईं। उसने नीचे देखा। खंजर गायब हो गया था। उसका शरीर कांप उठा। वह खंजर एक जादुई कलाकृति थी जो उसने माकिया से ली थी। उसने उसे किसी ठंडी, सख्त ज़ेनी के बदले बेचने का कोई रास्ता ढूंढने की योजना बनाई थी। वह पहले से ही सोच रहा था कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए, अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा खरीदना, शायद उसे कुछ अतिरिक्त उपहार भी देना। तभी उसे एहसास हुआ, मेरा पैसा। उसने अपना सिर पकड़ लिया। आह नहीं, नहीं, दोबारा नहीं, इसे वापस दे, कमीने। मेरे पैसे। उसकी परछाई लिलिथ के पीछे चली गई, जो क्षण भर के लिए उसके प्रकोप से स्तब्ध रह गई। क्या है? उसने उसे सावधानी से देखते हुए पूछा। डेमन ने उसे घूर कर देखा। पब फ्यूचर एड्स। उस कमीने को सौंप दो। उसने मेरे पैसे ले लिए। उसने मेरे पैसे खा लिए। उस खंजर की कीमत कुछ लाख हो सकती थी, शायद मूल्यांकन के बाद 10 लाख ज़ेनी भी। उसने कांपती हुई उंगली से छाया की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ लगभग कांप रही थी। और उसने इसे खा लिया। लिलिथ ने पलकें झपकाईं, उसे हल्के मनोरंजन से देखते हुए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह ज़ेनी को लेकर इतना परेशान होगा। उसने उस परछाई पर नज़र डाली जो उसके पीछे खड़ी थी, जरा भी पछतावे से रहित। बस वह अपने आप से खुश लग रही थी। उसने आह भरी। मैंने तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं समझा था जो कोई है जो क्या पैसे से प्यार करता है। डेमन ने उसे घूर कर देखा। औरत, चुप रहो। अगर तुम कहोगी कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो मैं कसम खाता हूँ उल्टी कर दूंगा। यही झूठ अमीर लोग गरीबों से कहते हैं। मैंने कभी किसी अमीर आदमी को रोते या भूखा मरते नहीं देखा, ऐसा तो सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं। लिलिथ ने उसके अचानक भड़कने पर पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। तो हाँ, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। उसने अपना हाथ उठाया, छाया नियंत्रण सक्रिय किया तथा अपनी परछाई को अपनी ओर खींच लिया। तुम जादुई क्रिस्टल के साथ बच गए। आज नहीं। उसके आसपास की परछाइयां हिल उठीं और एक कोड़े का आकार ले लिया। उसकी परछाई ने अपने हाथ जोड़ लिए मानो दया की भीख मांग रही हो, लेकिन डेमन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने जोर से वार किया और तुरंत ही उसे अपनी पीठ पर एक तेज चुभन महसूस हुई। वह हौंकते हुए बोला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं। छाया नियंत्रण छाया को नुकसान पहुंचा सकता है। या रुको, क्या ये सिर्फ मेरी छाया है? वह असहजता से हिलने लगा। अगर मेरी परछाई को चोट पहुंचे तो मुझे दर्द महसूस हो सकता है। उसकी नज़र लिलिथ पर पड़ी, जो अपने पैरों पर स्थिर खड़ी उसे देख रही थी। उसके मन में एक विचार आया।
धीरे धीरे उसने आसपास की परछाइयों को अपने हिसाब से ढाला, एक और कोड़ा बनाया और उसकी परछाई के नितंबों पर वार किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, वह बस तमाशा देखती रही। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। लेकिन तभी उसकी आंखों में एहसास उभर आया। तुम सच में बहुत बहादुर हो, डेमन, उसने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। वह अजीब तरह से खांसते हुए सीधा हो गया। आहम, लगता है एक पल के लिए मेरी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। खांसी। लिलिथ की मुस्कान ठंडी पड़ गई। ये बेहतर होगा। उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रख लिया। अच्छा, खंजर खाने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? थोड़ा सा मैना और कुछ एचपी। एचपी, उसने दोहराया। उसने सिर हिलाया। यह मेरी ऊर्जा है, स्वास्थ्य बिंदुओं का संक्षिप्त रूप। मुझे सावधान रहना होगा। मेरी परछाई से मुझे नुकसान पहुंच रहा है। कोई शारीरिक घाव नहीं है, फिर भी मुझे दर्द महसूस हो रहा है। उसने अपने होंठ काट लिए। हालांकि धन की हानि किसी भी शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ादायक थी। उसकी परछाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपना मुंह खोल लिया, मानो उस पर मौन अपमान बरसा रही हो। ठीक है, ठीक है। माफ करना, तुम जीत गए। ये तो बस ज़ेनी है। डेमन ने अपने दिल में चुभन महसूस करते हुए बड़बड़ाया। लिलिथ ने आह भरी। आप इतनी छोटी सी रकम के बारे में क्यों चिंतित हैं, जबकि पूरा गोदाम तस्करी की सामग्री से भरा पड़ा है? उसने चारों ओर खून से सने माहौल, मौत की गहरी गंध और हवा में लटकती किसी संदिग्ध चीज पर नजर डाली। उस परी ने जादुई क्रिस्टलों से भरे एक टोकरे का जिक्र किया है। तुम उसका इस्तेमाल अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हो। डेमन ने उसकी निगाहों का पीछा किया। जगह तो अस्त व्यस्त थी, लेकिन वह सही थी। आज रात उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा हुआ था। उन्होंने आगे कहा, हम अतिरिक्त धनराशि ले सकते हैं और उसे भविष्य के कार्यों के लिए अपने कोष में जोड़ सकते हैं। हालांकि हमें एक आधार की जरूरत है। वह सोच में पड़ गई और डेमन उसकी चिंता समझ गया। उसने कुल मिलाकर 105 विशेषता अंक हासिल किए थे खाने और लेवल बढ़ाने से। उन्होंने बक्सों की तलाशी ली और आखिरकार उन्हें जादुई क्रिस्टलों के साथ साथ अन्य अयस्कों का भंडार मिल गया। डेमन ने प्रयोगात्मक रूप से कुछ अयस्क अपनी परछाई को खिलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे सिर्फ जादुई क्रिस्टलों की परवाह थी। जाहिर है, सभी अयस्क खाने योग्य नहीं थे। फिर उन्हें कुछ और भी दिलचस्प चीज मिली, ज़ेनी से भरा एक संदूक जिसमें कुल 12 मिलियन ज़ेनी थे। जैसे ही डेमन ने पैसों का ढेर देखा, उसने अपनी सबसे अच्छी पिल्ला जैसी आंखें बना लीं। वह लगभग पागल होने ही वाला था कि लिलिथ ने एक हताश आह भरते हुए आखिरकार उसे सारा पैसा अपने पास रख लेने दिया। जहां तक जादुई क्रिस्टलों की बात है, डेमन उन्हें बेचने के विचार से ही लगभग लार टपकाने लगा था, लेकिन लिलिथ ने उसे याद दिलाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता, 2 कारणों से। एक, वे तस्करों से चुराई गई प्रतिबंधित वस्तुएं थीं। दूसरा, उसे उनकी जरूरत थी। वे उसके मानस को बढ़ा सकते थे और बलिदान कौशल का उपयोग करके उसकी छाया के लिए आपातकालीन ऊर्जा का काम कर सकते थे। क्रिस्टल कम शुद्धता वाले थे, यानी ज्यादातर लोग उन्हें सीधे अवशोषित नहीं कर पाते। केवल राक्षसों के मन के कोर ही सीधे अवशोषण के लिए पर्याप्त स्थिर थे, और फिर भी ज्यादातर ऊर्जा नष्ट हो जाती। लेकिन डेमन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसकी परछाई ने उन सबको निगल लिया और उसका मन 1384 तक पहुंच गया। प्रत्येक क्रिस्टल केवल 5 मन प्रदान करता था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में होने पर संख्याएं तेजी से बढ़ती गईं। जहां तक उनके अन्य आंकड़ों का सवाल है, उन्होंने उन्हें बाद में वितरित करने का निर्णय लिया। लिलिथ ने अपना हाथ हिलाया और शेष अयस्क तथा उसके 12 मिलियन ज़ेनी उसके द्वारा बनाए गए स्थानिक पॉकेट में गायब हो गए। उन्होंने कहा, हम बाद में तय करेंगे कि उन्हें कहाँ रखा जाए। ऐसा कहकर उसने जगह खोल दी और वे लोग दुकान से बाहर निकल गए। जब वे ऐसा कर रहे थे तो डेमन के मन में एक विचार आया। अरे, क्या हम डाकू हैं? लिलिथ मुस्कुराई। हमने चोरों से चोरी की, इससे हाँ, हम अभी भी डाकू हैं। वह उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी। हम छोटी शुरुआत करते हैं, वह धीरे से बोली। एक दिन हम इस दुनिया में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, साथ मिलकर। दुकान बेहद खूबसूरत थी, भव्य सजावट और संगमरमर के फर्श के साथ। ऊंची छतें और आकर्षक झूमर धन और परिष्कार का एहसास दिला रहे थे। एक कमरे में एक युवक उदास भाव से खड़ा था। उसने उच्च स्तरीय कपड़े से बने वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी कीमत कुछ ज़ेनी से भी अधिक होगी। कपड़े का रंग धूसर था और उसकी छाती पर एक काली जैकेट और एक महंगा ब्रोच लगा हुआ था। उसके काले बाल उसके चेहरे को घेरे हुए थे, जिससे वह एक अमीर कुलीन युवा स्वामी जैसा लग रहा था। डेमन ने दर्जिन की तरफ देखा, जो उसके कपड़े सिल रही थी। ये 5वां सेट था जो लिलिथ ने उसके लिए चुना और खरीदा था।
स्वाभाविक रूप से वह अन्य व्यक्ति की तरह ही मुफ्त चीज़ों की सराहना करता था, ऐसा नहीं था कि वह इसके लिए भुगतान करने वाला व्यक्ति था। हालांकि पुष्टि के लिए, अरे तुम मेरे पैसों से ये सारे महंगे कपड़े तो नहीं खरीद रहे हो, है ना? वह माकिया और क्विक हैंड के अन्य सदस्यों को मारकर प्राप्त 12 मिलियन की बात कर रहे थे। लिलिथ मुस्कुराए। ओह, तुम्हें कैसे पता चला? कैसा आदमी किसी औरत को अपने लिए पैसे देने देगा? तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान, मुझे पता है, कभी नहीं। डैमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं तुम्हें यहीं रोक देता हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे कोई घमंड नहीं है, और अगर कोई महिला मेरे लिए पैसे देती है तो क्या हुआ? उसने कपड़ों पर नजर डाली। मैडम, ये कितने के हैं? दर्जन हल्के से मुस्कुराए। ओह मेरे प्रभु, ये महंगे नहीं हैं, केवल 50,000 ज़ेनी। डैमन का गला लगभग थूक से घुट गया। 50? मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। इसे मुझसे दूर करो। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आराम करो, मैं इसका भुगतान कर रहा हूँ। डैमन रुका, फिर दर्जन की ओर देखा। क्या मुझे कुछ बेहतर क्वालिटी के कफलिंग मिल सकते हैं? इस ब्रोच के लिए मुझे काले सरपिम वाला एक ले आओ। बिल्कुल, सब उसी पर। लिलिथ ने उसकी तरफ देखा। उसे सचमुच जरा भी शर्म नहीं थी। उसने उसकी ओर देखा। क्या, मुझे भी अच्छी चीज़ें पसंद हैं, खासकर किसी और के पैसे से बनी हुई। दर्जन काले लाल रत्न से सजे एक ब्रोच के साथ लौटी। आप मुझे इतना सजवा क्यों रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरी अकादमी की वर्दी काफ़ी आकर्षक है। पब फ्यूचर एड्स। वह मुस्कुराए। हाँ, लेकिन अकादमी की वर्दी हर जगह नहीं पहनी जा सकती। आप इसे किसी बॉल या किसी सामाजिक समारोह में पहनने की योजना तो नहीं बनाते, है ना? नेटवर्किंग सिर्फ रईसों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये सब के लिए है। वह मुंह बनाकर बोला, तुम मुझे उन आलीशान समारोहों में से किसी में ले जाने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? मैं उच्च वर्ग और अमीर लोगों के बीच नहीं बैठ पाऊंगा। वह जगह दोमुहे रईसों और अमीर व्यापारियों का अड्डा है, जिनके अपने अपने धूर्त इरादे हैं। उसने उपहास किया। तुम्हारे जैसे दोमुहे झूठे यहाँ बिल्कुल फिट बैठेंगे। मुझे तुम्हारे शिष्टाचार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लगता है तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो। हालांकि मुझे याद नहीं कि तुमने ऐसी किसी कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो। डैमन रुक गया और दूर से मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया। हाँ, मेरी माँ इस बात के लिए मेरी बहन और मुझ पर खास तौर पर सख्त थीं। हालांकि वो बाकी हर चीज़ के प्रति बेपरवाह थीं। वो कहती थीं, सभ्य बनो, या कुछ ऐसा ही। उसके सुनहरे बाल और भूरी आंखें याद आते ही उसका चेहरा दूर हो गया। वह दोपहर के सूरज की तरह थी, खूबसूरत पर कभी कभी कठोर भी। लिलिथ ने सिर हिलाया। हम अभी किसी सभा में नहीं जा रहे हैं, ये कल के लिए है। डैमन दर्जी के पास से हट गया, जिसने उसकी फिटिंग पूरी कर दी थी। किसी रईस घराने के खूबसूरत नौजवान मालिक की तरह दिख रहे डैमन और लिलिथ एक मनोरम दृश्य का निर्माण कर रहे थे। कल क्या है? उसने सिर हिलाया और चाय सेट वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। कल हम राजधानी जा रहे हैं। उसने भौहें उठाईं। वैलेरियन, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्या वह कुछ किलोमीटर दूर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि अकादमी को हमारा इतनी दूर जाना मंजूर होगा। उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम वहाँ अकादमी के काम से जा रहे हैं। उसने भौहें उठाईं। अकादमी का काम? तो फिर हम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहे हैं? जैसे ही वह बैठा, उसने अपनी चाय उठा ली। ये तो स्पष्ट है न? हम परेशानी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। डैमन ने भौहें उठाईं। एथर अकादमी के साथ कौन परेशानी खड़ी करना चाहेगा? हमें कुछ हद तक कूटनीतिक छूट प्राप्त है, सामान्य कानून प्रवर्तन अधिकारी हमें छू भी नहीं पाएंगे। कम से कम आसानी से तो नहीं। लिलिथ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अन्य छात्रों का क्या? डैमन को एहसास हुआ। आपका मतलब यह नहीं है? आह, ये कष्टप्रद होगा। वह सहमत हो गई। ऐसा ही होगा, खासकर तब जब शाही राजधानी उनका क्षेत्र है। डैमन हंसा। क्या इंपीरियल अकादमी के छात्र हमसे हर टूर्नामेंट में नहीं हारे हैं? खासकर उस टूर्नामेंट में जिसमें अकादमियां विश्वकाल कोठरी में प्रवेश के लिए स्थान तय करती हैं और सबसे अधिक उम्मीदवार भेजती हैं। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। इसे फिर क्या कहते हैं? युद्ध खेल। डैमन ने सिर हिलाया। ठीक है, यकीन नहीं होता कि कोई युद्ध और खेल शब्दों को एक साथ रख सकता है। उसने चाय की चुस्की ली। उसने जारी रखा। हमें शाही अकादमी की कोई परवाह नहीं है। उन्हें हमारा प्रतिद्वंद्वी या बराबर भी नहीं माना जाता। असली मुकाबला हमेशा एल्डोरिया अकादमी या एरोना की मैजिक अकादमी के छात्रों के साथ रहा है। उसने आह भरी। ये सच है, हम नंबर 1 हैं, हर जगह से प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। इसीलिए शाही ताज ने शाही अकादमी की स्थापना की, प्रतियोगिता करने और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को प्राप्त करने के लिए।
लेकिन शाही अकादमी में छात्रों को कुलीन वंश के आधार पर अलग किया जाता है और पिछले दशक में केवल आम लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति दी गई है। उसने उपहास किया, तो हर जगह यही हाल है। कोई बड़ी बात है? उसने सिर हिलाया। हमारी अकादमी में यह एक क्रूर योग्यता तंत्र है। खुद को ही उदाहरण के तौर पर लीजिए, वॉर हॉल्स में एक आम आदमी। प्रोफेसर असल में आपके जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी ताकत के आधार पर आपके साथ भेदभाव करते हैं। और हाल ही में उनके मुंह पर तमाचा मारने के बाद मुझे लगता है कि आपने वह योग्यता हासिल कर ली है। उसने आह भरी। दूसरी ओर, शाही अकादमी थोड़ी अलग है। वंशावली ज्यादा प्रतिष्ठित है, और यह हमारी अकादमी से छोटी है। इसकी स्थापना किसी महान ऋषि ने नहीं की थी, और ये दूसरे महाद्वीपों से प्रतिभाओं को आकर्षित नहीं करती। ज्यादातर घरेलू प्रतिभाएं ही यहाँ आती हैं, और हमारे इतने करीब होने के बावजूद वे हमारी छाया में रहते हैं, लगातार हमारी तुलना में रहते हैं। उन्हें न तो हमारी जैसी कूटनीतिक छूट है और न ही हमारी जैसी बड़ी प्रसिद्धि। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे हमें चिरप्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। वे हमसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब उसने ये कहा तो डैमन को ठंड लग गई। ठीक है, इससे ये तो पता चल गया कि हम वर्दी क्यों नहीं पहन रहे हैं, लेकिन हम राजधानी क्यों जा रहे हैं। उसने शांति से उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी चिढ़ाहट थी। हम आपके अच्छे दोस्त टोबियास मार्गन की मां को लेने जा रहे हैं। डैमन की आंखें सिकुड़ गईं। टोबियास, वह आदमी जिसे उसने मारा था, अपने दोस्तों के साथ साझा करें।